नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आप 8 बज चुके हैं। 8 बजे लेकर के आते हैं हम दिन भर का जो हॉट टॉपिक होता है। सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में कटिहार में जिस तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया है और 2 से 3 लोगों की मौत की खबर है। अब ऐसे में सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर ये किसकी लापरवाही है। सबसे बड़ी बात यह कि अब बिहार गोली कांड के बाद, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की फायरिंग होती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद सियासी घमासान लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। और बता दें, जेडीयू बीजेपी नेताओं को होमवर्क करने की सलाह भी दे रही है। फिलहाल कटिहार गोलीकांड के बाद जिले में कानून व्यवस्था काबू में बताई जा रही है। नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। नीतीश सरकार ने कटिहार जिले के डीएम और एसपी से जल्द घटना की संयुक्त जांच रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना को लापरवाही बताया जाता है या फिर किसी साजिश का एंगल इसमें दिया जाता है। कटिहार में आर पार पुलिस फायरिंग में तकरार। कटिहार में उबाल, फायरिंग पर सवाल। कटिहार गोली कांड, साजिश या लापरवाही। बिहार में बीते कुछ दिनों में कई घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज की हो या कटिहार में खराब बिजली व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई फायरिंग में मौत के मामले की। नीतीश सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। हालिया मामला कटिहार गोलीकांड के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। गरमाई भी क्यों न, जब बिजली की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई हथियार न हो, बावजूद इसके पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत होने के बाद पूरा विपक्ष सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर वार करते हुए नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कह डाला। नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में, सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में है, लेकिन कोई नौकरी मांगता शिक्षक को लाठी से पिटवाते, कोई बिजली मांगता उसे गोलियों से भुजवाते। आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ, फिर से नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया है। और वही बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी सरकार ने सवाल किया कि पुलिस को गोली मारने का अधिकार किसने दिया। बिहार की महागठबंधन वाली नीतीश सरकार से बिहार संभल नहीं रहा है। सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अत्याचारी सरकार हो चुकी, लाठी चलाने वाली सरकार हो चुकी, गोली चलाने वाली सरकार हो चुकी है। इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रह चुका है। अब मैं मांग करता हूं कि ये जो हत्या हुई है या हमारे लोग जो घायल हैं कटिहार जिले के बारसोई में, इसके लिए मुख्यमंत्री तुरंत हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराए और जो दोषी पदाधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करे। बिहार सरकार का बचाव करते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोग बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी ही। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। फिलहाल कटिहार गोलीकांड के बाद जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है।
नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। नीतीश सरकार ने कटिहार जिले के डीएम और एसपी से जल्द घटना की संयुक्त जांच रिपोर्ट भी मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच रिपोर्ट आने के बाद घटना को लापरवाही बताया जाता है या किसी साजिश का एंगल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु से एक अहम खबर आ रही है। दरअसल तमिलनाडु के रामेश्वरम में अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आइए एक बार वहां का रुख कर लेते हैं। 86 லட்சம் மக்களுக்கு அவர்களுடைய மருத்துவ செலவை இலவசமாக அவர்கள் செய்து கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையிலே ஆயுஷ்மான் பாரத் என்கின்ற திட்டத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்। 62 लाख परिवारों को टॉयलेट देने का काम किया। 62 லட்சம் மக்களுக்கு குடும்பங்களுக்கு கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் திட்டத்தை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்திருக்கிறார்। 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को हर व्यक्ति को 5 केजी चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 1 கோடியே 10 லட்சம் மக்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 5 கிலோ அரிசி இலவசமாக வழங்குகின்ற அன்ன யோஜனா திட்டத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் தந்திருக்கிறார்। 15 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस देने का काम किया। 15 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு பிரதம மந்திரியின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் மூலமாக வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன। और डीबीटी स्कीम से 1.31 लाख करोड़ रुपया गरीबों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। 1 கோடியே 31 லட்சம் மக்களுக்கு இந்த ஜன்தன் ஸ்கீம் மூலமாக பணம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது। मित्रों, मैं आज स्टालिन जी को कहने आया हूं, स्टालिन जी, मैंने एनडीए सरकार ने ये 9 साल में क्या किया, इसका हिसाब तमिलनाडु की 8.5 करोड़ की 8.5 करोड़ जनता को दिया है। आप यूपीए सरकार ने 10 साल में क्या किया था, इसका हिसाब तमिल जनता को दीजिए। நான் இன்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன்। 9 ஆண்டுகளில் என்டிஏ அரசாங்கம் என்னென்ன திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தது, எத்தனை தொகை ஒதுக்கப்பட்டது என்பதற்கான கணக்கு வழக்கினை நான் இங்கே இந்த தமிழக மக்களுக்கு। तो तमिलनाडु में अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बार फिर से कटिहार की खबर का। दरअसल कटिहार में गोलीबारी होती है। गोलीबारी की घटना का सीसीटीवी वीडियो जो है वो पुलिस जारी करती है। एसपी कटिहार जितेंद्र कुमार का कुछ देर पहले बयान आता है और वो कहते हैं कि जहां शव बरामद हुआ हमने वहां जाकर जांच की, जहां शव मिला है उस जगह की दूरी को देखते हुए ये असंभव है कि पुलिस की गोली से व्यक्ति की मौत हुई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी वीडियो भी देखा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक आता है और 2 लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। हालांकि ये जो वीडियो जो जिस सीसीटीवी फुटेज की बात एसएसपी साहब कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये क्लियर नहीं हो रहा है। टीवी फुटेज पड़ताल किया, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसमें जो पहले जो हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को बताया गया था कि ये जो भीड़ का फ़ायदा लेकर के कुछ क्रिमिनल तत्व के लोग जो है इस पूरे बारसोई का माहौल ख़राब करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ ये किए हैं। तो आपने सुना वहां के एसपी साहब को कि उनका क्या कहना है। ऐसे में हमारे आज के कुछ सवाल हैं, मसलन कटिहार गोलीकांड साजिश या फिर लापरवाही, क्योंकि दोनों ही चीजें हो सकती हैं। साजिश है तो कौन बिहार को सुलगाने की साजिश कर रहा है, और अगर ये लापरवाही है तो फिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो मौजूद है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा को अपनी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता जी जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके साथ साथ हमारे साथ जेपी लोहिया साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जो कि कांग्रेस नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ अभी थोड़ी देर में विपिन शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर सुबोध मेहता साहब, मैं आप ही का रुक करना चाहूंगी। सर, बिहार में क्या हो रहा है, पहला रिएक्शन?
बिहार में देखिए जिस तरीके से कटिहार की बात आ रही है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गोली लगने से एक व्यक्ति का देहांत हुआ। अब गोली कैसे लगी, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन वहां कह रहे हैं कि भाई एक साजिश के तहत या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी है और वो एंटी सोशल एलिमेंट जो है आके गोली चलाए थे। तो ऐसी बातें आ रही है। मैं पूरे ये कह सकता हूं कि जो इंक्वायरी हो रही है, इम्पार्शियल इंक्वायरी, और जो भी कल्प्रिट है उस कल्प्रिट को बुक किया जाएगा और न्याय मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि प्रोटेस्ट करने का राइट, ये डेमोक्रेटिक राइट है। प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है। अगर उनको लगता है कि प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो उनके अपने विदिन राइट थे। लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था उस बीच में ही प्रोटेस्टर्स के बीच में एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं। कल से हम लोग ये बात कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फायरिंग की शुरुआत हुई, जो गोलीबारी हुई, वो पुलिस की तरफ से नहीं हुई? मैं कह रहा हूं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट आए उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया। उससे पहले जाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जहां होती है, जो ऑफिसेस होते हैं, उसमें तोड़ फोड़ किया, वीडियो जारी किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। और तोड़ा ही नहीं, जिस तरीके से एकदम समझिए कि ध्वस्त कर दिया ऑफिस को। और उसके बाद जो एंटी सोशल एलिमेंट है वहां आते हैं भीड़ भाड़ में, और भीड़ भाड़ में आने के बाद जो है वहां पे कौन गोली चला देता है। जितनी दूरी दिखाई गई है पुलिस की और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बातों तथ्यों को लेकर जो है पुलिस वहां पे अपना आज वहां प्रेस ब्रीफिंग भी की है और इस बात को आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। चलिए एक एक रिएक्शन पहले सारे मेहमानों से ले लेती हूँ, फिर मैं उसके पास इसकी गहराई तक जाएंगे। सबसे पहले अब चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में कहा यह जा रहा है कि बाहर तो बिल्कुल खत्म हो गई है। निंदनीय है, कोई भी अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो निंदनीय है, और निंदा इतनी करी जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वो सोचे। लेकिन दुर्भाग्य है आज देश के अंदर की जो सरकार सेंटर के अंदर है, वो एक आदमी की अगर निर्मम हत्या हो उस पर बात भी करना चाहती है और उनके बयान भी लाके बयान देते हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर सौ लोगों की जान चली जाती है, स्त्रियों की इस्मत लुट जाती है, लेकिन उनके मुंह में दही जम जाती है। तो इस तरह का जो नैरेटिव आज देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया कि अगर उनसे मुद्दे की बात करोगे तो आप नेहरू जी की बात करोगे, अगर उनके स्टेट के अंदर हुए किसी की बात करोगे तो आप दूसरे स्टेट की बात करोगे। प्रश्न ये उठता है कि मन की बात जब देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो क्या वो पूरे देश को संबोधन नहीं करते हैं? भले ही 35% वोट आपको मिला हो, लेकिन आपको सुनने के लिए लोग सुनते हैं। तो देश का दायित्व किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो अच्छा बुराई की पहचान आपको बनानी है। अगर अगर केंद्र सरकार के ऊपर ही सारा दायित्व है तो फिर राज्य सरकारें क्या करेंगी सर? नहीं, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है अगर उसके इलाके में कुछ भी गलत होता है तो। मैं सारा ठीकरा केंद्र सरकार पे नहीं फोड़ रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार पे इसलिए हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से इनके बयान भी के लगातार बयान देते हैं और उस बयान में जिस तरह की कटुता और जोर लगाकर बात करते हैं, तो वो फिर जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है वहां का जो वातावरण खराब है और 80 दिन से खराब है, उसके लिए आप मुख्यमंत्री को निरंतर बचाते रहते हो। तो ऐसा नैरेटिव क्यों? कार्रवाई करिए आप। अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी स्टेट हो, देश का दायित्व बताए। एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी तो किसी भी मसले का हल नहीं होगा ना चंद्रमोहन जी। एक दूसरे पर आरोप अगर हम लगाते रहेंगे तो हमें हमारी कमियां, हमारी खामियां कभी नजर नहीं आएंगी। हमें सिर्फ ये दिखेगा कि सामने वाले ने ऐसा किया है, तो अगर हमारे राज्य में भी ऐसा हो रहा है तो दिक्कत क्या है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी से ने अभी कहा, जेपी लोहिया जी आपको क्या लग रहा है? देखिए उनका ये कहना है, कांग्रेस को आप सुन रहे थे कि बिहार के आंसू आंसू, मणिपुर के आंसू आंसू नहीं। क्या वाकई में हम दोहरे चश्मे से देखेंगे किसी भी घटना को? हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारी सरकार है तो हमें यहाँ पर बोलना है, अगर हमारी सरकार नहीं है तो हमें यहाँ पर नहीं गिरना है? पहले तो मैं बहुत ही दुखद जो घटना आज हुई है ये, जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और एक भी व्यक्ति की, देश के अंदर एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। और निदा जी मैं कहना चाहता हूं, जंगल राज हम क्यों कहते हैं? वो आज हम लोग के सामने है। जंगल राज इसीलिए कहते हैं कि बिहार के अंदर आम आदमी
एक साधारण व्यक्ति अगर अपनी मांग रखता है, अगर बिजली के लिए अगर वो अपनी मांग रखता है, तो आज उसको गोली मिलती है। ये जंगल राज है। और इस जंगल राज के ऊपर आज कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आज सबके मुंह में दही दम की है। नीता जी, मसला मैं ये नहीं कहता हूं कि मणिपुर की घटना छोटी है, बहुत बड़ी घटना है। और उसके लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के स्वयं उन्होंने इस बात के लिए बोला है, किसने मना किया है? आज बात बिहार की हो रही है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर अगस्त के बाद में जो जंगल राज पैदा हुआ है वो आज तक हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगस्त से पहले नीतीश कुमार आपके साथ थे तो सब कुछ सही था। उस बिहार में बात थी जिस बिहार में आज आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। जो इनके साथ वो सही, जो इनसे अलग हुआ वो गलत। आप अगस्त के बाद में पूरा डाटा उठा के देख लीजिए। अगस्त के बाद में जो जंगल राज राष्ट्रीय जनता दल के साथ और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बिहार के अंदर किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी हत्या हुई और आज जिस प्रकार से गोली मिल रही है बिजली मांगने के नाम पर, बिहार की जनता इसका जवाब देगी, बहुत करारा जवाब देगी। सुबोध मेहता जी, जल्दी से सुबोध मेहता जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास भी जाएंगे। जी सुबोध जी। मैंने 3 बातें कही है, तीनों बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, जंगल राज की इन्होंने बात कही है। ये जंगल राज नहीं है, ये जनता का राज है, सामाजिक न्याय का राज है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीआरबी का जो डाटा है, जो कि होम मंत्रालय अमित शाह जी के अंडर आता है, एनसीआरबी का आप डाटा निकाल लीजिए। वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस, वायलेंट अगेंस्ट सबल्टन क्लास, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है, खासकर महिलाओं का जो रेप और हत्या की जो बात है वो उत्तर प्रदेश बिहार से कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। मध्य प्रदेश एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बिहार से कहीं आगे है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं गुजरात, वहां का भी लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से। जी एक बात बताइए, सुबोध जी एक बात बताइए, जिस वक्त वहां पर लोग, आपने अपनी बात की जब चर्चा की शुरुआत की थी, इसी बात से की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपने लिए बिजली मांग रहे थे, घर में उनके लाइट नहीं चल रही थी, रोशनी चाहते थे। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन भी करेगा, सब कुछ करेगा, तो वहां पे अमित शाह पहुंचेंगे उसे रोकने के लिए। आपकी वहां पर पुलिस है, पुलिस क्या कर रही थी सर? पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। अब जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रदर्शन हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था? वो प्रोटेस्ट बिजली के लिए हो रहा था। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के अधीन जितने भी उपक्रम आते हैं, अपनी सारी एसेट बिजली प्रोडक्शन की, जनरेशन की, केंद्र सरकार के अधीन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एनटीपीसी और सबको उन्होंने दे दिया। एक भी वाट बिजली जो है अभी बिहार प्रोड्यूस नहीं कर रही है। और जो आरके सिंह जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि सेंट्रल पूल से ही हम बिजली सारे स्टेट को देंगे और सभी स्टेट को बराबर दाम में बिजली देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ और इस मीडिया बिहार के मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं तो बिहार के ऊर्जा मंत्री का बयान भी आपको याद होगा सर, उन्होंने क्या कहा? पूरे साउथ एशिया में सबसे चीपेस्ट बिजली कहीं पे जनरेट होता है, पैदा होता है तो भारत है। और सबसे महंगा कंज्यूमर को कहीं अगर बिजली दिया जाता है पूरे साउथ एशिया में तो भारत है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम है वो जाके बीच में मलाई खाती है। और बिहार तो ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे महंगी बिजली मिल रही है और हम लोगों ने तो सारा अपना उपक्रम दे दिया बिजली पैदा करने के लिए केंद्र सरकार के उपक्रम को। तो स्टेप सौतेला व्यवहार, स्टेप मदर ट्रीटमेंट हमें किया जा रहा है। डेवलप स्टेट लाइक गुजरात, मतलब आप ये कह रहे हैं आपके साथ सौतेला व्यवहार वहां पर हो रहा है। और जब सौतेला व्यवहार होगा और बिहार की जनता जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है, आपसे अगर कुछ मांगेगी तो आप बिजली अगर मांगेगी तो आप गोली दे देंगे। हम तो कह तो रहे हैं कि जो बिजली जिसको देना, हम बिहार का कंजम्पशन जो है बिजली का 6000 मेगावाट अभी है, जो बिजली हमें मिल रही है वो 5000 मेगावाट है। पर मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी ने लगातार कहा है कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। एक राज्य को जितना बिजली बिहार को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, गुजरात को भी उतना ही खर्च करना पड़े। ये जो है ये केंद्र सरकार जो है बिजली कंपनियों को मुनाफा पैदा कर रही है। विपिन शर्मा जी, बिजली प्रोडक्शन का जो सारे इक्विपमेंट्स है हमने केंद्र सरकार के उपकरण को हमने विपिन शर्मा जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या जब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, रोजगार की मांग करो तो लाठी मिलती है, यहाँ पर शिक्षा की बात करो वो हम दे नहीं सकते,
लेकिन बदले में लाठी गोली है वो हम दे देंगे। नहीं लगता आपको इस तरीके से अगर किसी राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, तो वाकई में ये आने वाले वक्त के लिए बहुत खतरनाक अलार्म है? जी देखिए, सर्वप्रथम तो संवेदना दिखानी चाहिए, एक स्वर में सब लोगों को। यहाँ बिल्कुल पर सही बात। एक जान जाती है या 10 जाने जाए, हर एक जान की अपनी कीमत है, अपनी अहमियत है। तो यहाँ पर ये अगर गोलीकांड हुआ जिससे बेगुनाह लोगों की जान गई है, मौत हुई है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है और कई सवाल उठाता है। लेकिन साथ साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पे। एकाएक हम लोग राजनीतिक जितने नेता हैं वो अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं, अपनी एक दूसरे पे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये देश हम सबका है और हर एक राज्य हमारे इस महान देश का अभिन्न हिस्सा है। हमने सबको आगे लेके जाना है और सबसे बड़ी बात है फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भूलना नहीं चाहिए। और जहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला। यहां पर बक मस्ट स्टॉप समवेयर। यहां पर बहुत आसान होता है नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए श्रेय लेने की होड़ में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारी की बात होती है या विफलता लेने की बात होती है, पल्ला झाड़ देते हैं, बोलते हैं ये हमारा नहीं है, दूसरे की जिम्मेदारी है। एक आम आदमी को अच्छा संदेश नहीं जाता। आम आदमी जब बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, इस अपेक्षा से, इस उम्मीद से कि उनके अच्छे दिन आएंगे। जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावी मैदान में जाकर, वो कितने पूरे होते हैं? क्या वो गोली खाने के लिए ये इंतजार करते हैं कि गोली मिलेगी उनको? सड़क, बिजली, पानी। नेताजी बड़ी अहम बात मैं बोलने जा रहा हूं। अमूमन चर्चाओं में हम लोग पहले बात करा करते थे कि सड़क, बिजली, पानी विधानसभा के चुनावों में मुद्दा हुआ करते थे। 21वीं सदी है, अब तो अपेक्षाएं सातवें आसमान पर है, होनी भी चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सप्रेसवे चाहिए, अव्वल दर्जे का शिक्षा मॉडल चाहिए, स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, नए एम्स चाहिए, नए फ्लाईओवर चाहिए। यहाँ पर अगर एक बेसिक आपकी एक कोई, ये बड़ी बात तो है नहीं कि बिजली के लिए अगर आप मांग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, और वहां पर अगर बेकाबू हो जाती है भीड़, तो नियंत्रण भी तो शासन प्रशासन को करना है। उनके अधिकारी कहाँ थे? जाहिर सी बात है। हाँ, ठीक है जी। लोहिया जी बताएं, जल्दी से बोलें। देखिए, कानून की व्यवस्था जो करना है वो प्रशासन का काम होता है, और प्रशासन नीतीश बाबू के अंधकार में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। नीतीश बाबू भतीजे के मोह में डूबे हुए हैं। आज जिस प्रकार से नीतीश बाबू धृतराष्ट्र की भूमिका में, महाभारत में आपने देखा होगा, धृतराष्ट्र को केवल और केवल अपने बच्चों का मोह था। इस प्रकार से आज नीतीश बाबू को, यानी कि मैं ये कहूं कि चचा को भतीजों का मोह है, आम जनता का कोई मोह नहीं है। बिजली मांगने पर गोली मिलती है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बार बार हम इस बात को इसीलिए कहते हैं कि बिहार की जनता आज त्राही कर रही है। ठीक है। हाँ। जिस प्रकार से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर बिहार में आज जंगल राज पैदा कर दिया है, बिहार की जनता बहुत जल्द इनको जवाब देगी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। यहाँ पर मैं माफी चाहूंगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब लौटेंगे वापस तो समझने की कोशिश करेंगे जो घटना घटी है वो वाकई में बिहार सरकार की नाकामी है या फिर इसे साजिश के तौर पे ही देखा जाए, और अगर साजिश हो रही है तो आखिर बिहार को सुलगाने की कोशिश कौन कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दरअसल कि कटिहार गोलीकांड साजिश या फिर लापरवाही साजिश है, तो आखिर किसकी है लापरवाही, तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आपको बताने की प्रोफेसर सुबोध मेहता साहब जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, जेपी लोहिया साहब, बीजेपी नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस नेता विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, घटना जिस तरीके से घटी है, बिहार सरकार की नाकामी को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र जी से जब पूछा जाता है तो वो अपनी बात एक लाइन में खत्म करते हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि लड़कों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने कार्रवाई की। क्या पत्थरबाजी का जवाब गोली है? देखिए, उनका वो वक्तव्य इस विषय में नहीं है कि वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। एक जनरल बात है कि अगर कहीं भी मापदंड के अंदर उपद्रव होगा तो पुलिस कंट्रोल करने को ऐसा हादसा होगा, तो वो बचाव पक्ष नहीं है, वो एक वक्तव्य है। और ऐसे वक्तव्य देश के अंदर देश के बहुत बड़े महानुभाव बहुत सारे दे देते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी मैं वैसे भी एक वीडियो देख रहा था, इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति चला है और गोली चली है, 2
मृत्यु को मूव करके आगे बढ़ा। उसमें पुलिस का वक्तव्य आपके प्रोमो में आया भी है कि उसकी जांच हो रही है और जल्दी जांच होकर सामने भी आएगी कि इसके पीछे है कौन, किसको इतनी जल्दी है कि बिहार का वातावरण की तरफ ध्यान करके मणिपुर को चुप करा दिया जाए, मणिपुर से ध्यान हटा दिया जाए। क्या कारण है जिस ऐसा? सीसीटीवी की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि शुरू से ही पहले दिन से जब 26 तारीख को ये घटना घटती है, पुलिस कटघरे के घेरे में है, पुलिस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बिहार प्रशासन पर, बिहार पुलिस पर, बिहार सरकार पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा वक्त लग गया सीसीटीवी निकालने में? 26 तारीख से आज हम इस डेट में खड़े, 2 दिन इस घटना को घट चुके हैं और उसके बावजूद भी वो सीसीटीवी फुटेज कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहे। जब पुलिस पर कोई बात आती है, पुलिस तो आनन फानन में बहुत कुछ कर जाती है अपना आपको पाक साफ दिखाने के लिए। इतना वक्त क्यों लग गया? और अभी भी उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि गोली किसने चलाई। ये सच आपकी बातों का वक्तव्य आज देश की राजनीति और देश के सांचे ढांचे में सच का वक्तव्य है। यही वक्तव्य को तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि इस तरह का नैरेटिव देश के प्रधानमंत्री, देश की भाजपा सरकार क्यों लेती है? क्योंकि एक तरफ तो वो देश के अंदर ये बोलती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल के अंदर देश की विरासतें खराब हुई और आज 9 साल में एक अच्छा नैरेटिव सेट हुआ। तो उस नैरेटिव के अंदर अगर एक एग्जांपल वो मणिपुर का अच्छा साबित कर देते, 80 दिन ना जलने देते, एक ऐसी पहल देश को देते, तो बिहार पे या किसी और स्टेट पे उंगली उठाने के लिए उनको जरूरत ना पड़ती, क्योंकि मुख्यमंत्री पे उसका दायित्व पड़ता। क्योंकि देश की जनता बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बात को मानती है और बहुमत के साथ भाजपा को जितवाया है। अगर जब आप इस तरह से बहुमत की बात छोड़कर छाती ठोकते हो, फिर आप अपनी कमजोरी साबित करने के लिए दूसरे को गलत कैसे ठहरा दोगे? जेपी लोहिया जी, सबसे पहली विषय बात क्या है, कितने विषय तक आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता की मलाई खाई? तब आपके पीरियड के अंदर आपके साथ रहने वाला ठीक रहा। अगर वो आपको छोड़ देता है तो उसके अंदर सुशासन शब्द हट जाता है और सुशासन शब्द हटके उसका सारा कुशासन हो जाता है। ये नैरेटिव कैसे? ऐसा ही अभी आपका महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार आपके लिए चिल्ला चिल्ला के आप 70,000 करोड़ की बात करते रहे, एक देश को चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, कुछ ही घंटों के बाद उसको गले लगा दिया। कहां गया वो नैरेटिव? कहां गया वो पैसा? कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं, जेपी लोहिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर मणिपुर में भी सरकार ने एक्शन लिया होता, वक्त रहते जो हिंसा हुई उसको रोका होता, तो शायद बिहार में ये सब कुछ नहीं होता। अगर मणिपुर में हो रहा है तो बिहार में भी हो रहा है, तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? जेपी लोहिया जी। निदा जी, मैं बधाई दूंगा न्यूज इंडिया को जिन्होंने इस वीडियो को सच दिखाया। और निदा जी, ये वही लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी होगी तो गोली चलेगी। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जब अलगाववादी का पत्थर फेंकते थे और जब हमारी सेना के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर जब प्रहार होता था, तब ये वही लोग ये उनको मासूम बताते थे। आज इन लोगों का दोहरा चरित्र निदा जी देश के सामने है। वो लोग कौन है बताओ? आपकी डबल इंजन की सरकार में वो लोग कौन है जो 80 दिन तक मणिपुर को चलाते रहे? आप इसको जस्टिफाई करते हैं जो कश्मीर में पत्थर फेंकते थे? चुप रहे? क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? वो मासूम लोग थे। और आज जो बिजली की मांग, स्टेट बदल जाने के बाद, एक स्टेट बदल जाने के बाद वो लोग बदल जाते हैं। निदा जी, इनका दोहरा चरित्र देश के सामने है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। आपने देश के अंदर एक गलत मापदंड साबित कर बिल्कुल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां पर आपको देश को बिल्कुल आप जलाते झूठ हो, बोल रहे हैं और अपने निदा फायदे के जी लिए राजनीति जिस करते हो, प्रकार से ये लोग उसके इस बाद कहानी को दूसरी बना रहे सरकारों पे क्वेश्चन खड़ा हैं, करते ये हो। बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इनको याद करना चाहिए कश्मीर निंदा का अगर वो समय टाइम। से करी होती तो देश आज जल न रहा होता। निंदा समय से करी होती तो आज देश के अंदर महिलाओं का 70 सालों में विपिन हमने शर्मा, देश को कहां विपिन पहुंचाया? शर्मा जी, विपिन ठीक है सर, ठीक है विपिन शर्मा जी, भाजपा जनता पार्टी ना बनती। बखूबी ठीक है जानती है सर, भारत सर की ठीक हो जनता। गया विपिन आज शर्मा 9 साल के अंदर यहाँ पर माननीय अगर हम नरेंद्र इस मोदी पूरे जी की केस को सरकार है, देश देखें बड़ा तो जो सुकून पुलिस से को आगे अधिकार बढ़ रहा होता है। है फायरिंग करने का, आईपीसी की धारा यहाँ पर 100 और 103 इस कार्रवाई का अधिकार पुलिस को देती है। लेकिन अगर पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग का ये तो मतलब कतई नहीं हो सकता ना कि अगर बेगुनाह लोग हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनकी जान ले लें। निदा जी, सवाल यह है कि पुलिस ट्रेनिंग में समझाया जाता है कि आप पहली बात तो निर्दोष पे आप गोली ऐसे चलाएंगे नहीं, और दूसरी बात हवाई फायरिंग हो सकती थी और पैरों पे गोली चल सकती थी। अगर आपने आपका ये दावा था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही थी, उनको नियंत्रण नहीं करा जा सकता था और स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, तो वहां पर आपके पास कई और विकल्प थे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या है एक आम आदमी निकालेगा? इसका मतलब है पुलिस ट्रेनिंग में कई कमी रह गई या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक आम आदमी गलती करता है तो वो बख्शा जाता नहीं है। तो पहला तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि मैं
बतौर पत्रकार एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग निर्भीक होकर बात करते हैं, निष्पक्ष अपना पक्ष रखते हैं। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर आप अपनी राजनीति चमकाएं, राजनीतिक दल, और एक दूसरे पे लांछन लगाएं, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो जनहित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप लोग वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाएं, एक दूसरे का साथ दे, तालमेल। बिल्कुल। और इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना काल, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी है, लॉकडाउन की घोषणा हुई, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा, जिसके कारण मजबूर होकर प्रवासी मजदूर लंबे सफर पर निकल गया, पलायन करने लग गया, गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पे निकल गई, तो किसका नुकसान हुआ? एक आम आदमी का। वो पिसता है। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बिहार, बड़ी जरूरी बात, कि बिहार तो कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो पूर्ण राज्य का ओहदा मिला हुआ है। वहां पर ये बात बोली जाए कि ये काम हमारे को ये छूट नहीं, जैसे दिल्ली में जो होता है कि आपस में तकरार चल रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेते, एलजी में और दिल्ली सरकार में, तो वो बात तो बिहार पे नहीं है। और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है कि तभी आप देश को आगे ले जा पाएंगे। सभी राज्यों का अपना एक अहम, उनका एक योगदान है, उनकी एक अहम भूमिका है, कुछ उनके दायित्व है, कुछ उनको अधिकार मिले, कुछ उनके दायित्व है जो उनको निभाने हैं। तो यहाँ पर आपको नजीर अच्छी पेश करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि अभी आपने इन्होंने शर्मा जी, जिनका मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे आदर करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बोल रहे थे कि केंद्र सरकार ये चाहती नहीं थी कि मणिपुर से ध्यान हटे, वो चाहती है कि ध्यान हटे, और यहां पर बिहार की तरफ, जनाब ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का, जब आप एक स्वर में क्यों नहीं बोलते? विरोध करना है तो दोहरे मापदंड किसी को नहीं दिखाने चाहिए, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी के। यहां पर जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, तब क्यों नहीं ऐसे आवाजें उठी? पश्चिम बंगाल में जो खूनी बवाल हुआ, रक्तचरित की राजनीति देखने को मिली, क्या उससे देश शर्मसार नहीं हुआ? हम लोग शर्मिंदा नहीं हुए? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, पालघर साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई, तब हम मूर्ख दर्शक क्यों हुए? वहां पर हमने दूसरी तरफ क्यों रुख कर दिया? तो ये तमाम बातें हैं यहाँ पर जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। अगर मणिपुर चल रहा है तो वहां पर सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ी होगी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वहां पर इतना विलंब क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं खुल के आके तैयार हो रहे? ठीक है, यहाँ पर संसद में शर्मा जी से ही कई सवाल दाग दिए, तो मैं चाहूंगी कि जरा चंद्रमोहन शर्मा जी ही जवाब दें विपिन शर्मा जी को। दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, निष्पक्षता और निडरता अगर पत्रकार में होती है तो ये उसकी खूबी होती है, उसको बिल्कुल साधुवाद देना चाहिए। लेकिन मैं अपने मित्र को बता देता हूं कि जिस दौर के अंदर कश्मीरी पंडित को विस्थापित करा गया था, उस दौर के अंदर जो सरकार थी उसकी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की थी, और उसका पुरजोर विरोध करने के लिए उस समय भी कांग्रेस ने इसका वो किया था, और हमने उस समय भी आवाज उठाई थी, लेकिन उस आवाज को दबा दिया गया था, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता दल की चलाई गई थी। वो दौर था जो 98 में आज तक सर्वा नहीं, लेकिन भाजपा ने उसके नाम से वोट जरूर लिए, कश्मीरी पंडितों के विस्थापित के ऊपर राजनीति भी करी, लेकिन आज 9 साल के दौर के ऊपर मेरे देश के कश्मीरी पंडित को कश्मीर में जगह नहीं मिली। जब कश्मीर की वार्तालाप की मीटिंग हुई तो कश्मीरी पंडितों को उससे टेबल से बाहर रखा गया। किन लोगों को रखा गया? जिनको आपने 2 साल तक नेट इंटरनेट बंद रखा, उन्हीं के साथ वार्ता करी। तो दोहरा मापदंड का प्रमाणित करने के लिए कहना बिल्कुल ठीक है। आपका प्रश्न को मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं कि ऐसा है हमारी राजनीति के अंदर, लेकिन देश ने 2014 में एक नेता की तरफ देखा था। कौन था वो नेता? देश का प्रधानमंत्री। आज दो टर्न गुजर जाने के बाद तीसरे टर्न के ऊपर भी उस प्रधानमंत्री को छाती ठोक देने के बाद अपने वक्तव्यों को कहीं को चितार्थ नहीं करना पड़ता और वापस नेहरू और इंदिरा और कांग्रेस में जाना पड़ता है। ये दोहरा मापदंड है। ठीक है, इसका आपको प्रश्न जेपी लोहिया जी मैं आपसे आगे समझूंगी, लेकिन विपिन शर्मा जी आप कुछ कोट करना। हाँ ठीक है, 30 सेकंड बोलना चाहूंगा जी, कीजिए। मैंने उसी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि शर्मा जी बड़े प्रतिष्ठित, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस का, और मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूं। 2 बातें बोलूंगा। उन्होंने क्योंकि अभी वो बात करी कि सरकार किसकी थी, बिल्कुल मैं इनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, वो तो एक सच्चाई है, लेकिन साथ में 370 धारा 35 से, तो यहां पर ये भी तो बात है किसका उद्धार हुआ या किसकी पहल थी, किसके कार्यकाल में हुआ, पहला सवाल। दूसरी बात कि सेना के मुखिया को सड़क का, मैं तो उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके पीछे कारण है। मैं एक फौजी का बेटा हूं,
फौजी का पोता हूं, फौजी का भाई हूं, फौजी का भतीजा हूं, फौजी का भांजा हूं। तो यानी आप इससे समझ सकते हैं कि सेना के शौर्य पे किसने सवाल उठाए थे। ये भी मंथन का विषय है। ठीक है, चलिए शर्मा जी ने आपकी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन यहाँ पर जेपी लोहिया जी आपसे भी कुछ सवाल थे विपिन शर्मा जी के। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर चुप्पी और बाकी जहां पर आप नहीं है वहां पर इतना हाहाकार, ये दोहरा मापदंड क्यों? मणिपुर पर कोई चुप्पी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर उस पर अपनी बात रखी है। क्या ये और घटना सही इतनी समय छोटी पर थी कि महज 36 सेकंड का वक्त दिया? बहुत था ये? सही समय पर उसका समाधान भी होगा। सर, चौथा महीना लग रहा था, 3 महीने गुजर चुके थे मणिपुर हिंसा को जलते आदरणीय हुए। चौथे महीने में भी जाकर के भी जो आप जिस कीमती वक्त का जिक्र कर रहे हैं वो महज 36 सेकंड का निकला। आदरणीय गृह मंत्री जी भी वहां पर गए, उन्होंने पूरी वहां की घटना को देखा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, वहां कांग्रेस के युवराज भी गए थे, क्या उनको नहीं दिखाई दिया था? क्या उनको मोहब्बत की दुकान नहीं दिखाई दी थी? तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि मणिपुर की घटना और इन घटनाओं को अगर जोड़ के देखें तो मुझे लगता है ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होगी। जोड़ना नहीं है, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। कहना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना भी घटना को किसी घटना से नहीं, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मणिपुर की घटना भी उतनी ही दुखदायी है। बिल्कुल पूछे। बिहार साहब मेरे को छोटा जवाब बिहार साहब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। पूछो। मैं चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल निदा जी नंबर 1 है और मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। 2014 से तो आप ही की सरकार है, 2019 में भी प्रचंड बहुमत देश की जनता ने आपको दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आते? डोनर मिनिस्ट्री, मुद्दा ये है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर उसको जो फंड्स मिलते हैं वो फंड्स का कितना सदुपयोग हुआ और आप क्या समझते हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं सम्मान करता हूं आपका, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि सही मुद्दा क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का? हम लोग महज इतने वर्षों से बोलते आए हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे। ये आप जो नए हिंदुस्तान का, न्यू इंडिया का सपना हम लोग सब संजो के बैठे आंखों में, वो तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक सही मायने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा हिंदुस्तान में, मेन स्ट्रीम में। और सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कनेक्टिविटी है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी से पूछे, जब तक आप उन मुद्दों को उनका समाधान नहीं निकालेंगे तो आप कैसे न्यू इंडिया का सपना साकार करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, ये जो मेटीज और कुकीज का हुआ है आपस में, ये मैं इसको जरूर बोलना चाहूंगा कि एक तरफ आप कुछ लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर वो एनआरसी ना आए, और यहाँ पर आप दूसरी जगह, क्योंकि ये मुद्दा है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर मणिपुर सरकार को बोला था, दिशा निर्देश दिए थे, 4 हफ्तों का समय दिया था कि आप तय करें कि मेटीज को वो एसटी का ओहदा देना है, शेड्यूल ट्राइब का, तो वहां पर इतना विलंब क्यों, जिसके कारण मणिपुर चला? तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, उनको जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को। जेपी लोहिया जी, जिस तरीके से बार बार देखिए, चाहे मणिपुर हो, बिहार हो या कुछ भी, कहीं पर भी किसी भी राज्य में अगर बार बार तनाव की स्थिति आ रही है, इसके पीछे संयोग है या प्रयोग है? विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मणिपुर का मसला ये कोई नया मसला नहीं है और ये बीज को नए नहीं बुए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 70 साल के जो कांग्रेस का जो राज रहा है, ये बीज वहां बुए हैं और इन बीज को काटने में थोड़ा समय लगेगा। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 साल में भी अगर हम लगातार कांग्रेस पार्टी को ही कोसते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे सर? हम अपने काम भी तो गिनाएंगे ना। 9 साल में हमने क्या किया? हमने एक बात बताइए सर, आप जेपी लोहिया जी, अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही अच्छा कर रही होती तो आज सत्ता से बाहर थोड़ी ना होती। अगर बदलाव किया जनता ने तो इस उम्मीद के साथ ना कि जब बदलेंगे तभी बदलाव होगा, और अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर किसी को भी कोई भी दूसरी सरकार चुनने का हक क्या है? इसका आपको समाधान बहुत जल्द दिखेगा। 70 साल के बीज लगे हुए हैं, ये इतनी आसानी से कटने वाले नहीं है। सर 2014 में तो कहा गया कि 5 सालों में सब कुछ सही कर देंगे, उसके बाद जब दोबारा कहा गया कि 2022 तक सब कुछ सही कर देंगे, अब कहा जा रहा है फिर से, कल एक नई भविष्यवाणी हुई है कि 2024 में भी तीसरे टर्म में हम सब कुछ सही कर देंगे। हम इंतजार करते रहें क्या सर, कि साल के साल बदलते रहे और जो घोषणाएं, जो वादे, सब कुछ वो आगे बढ़ते रहे? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है ये जो हिलाने से चलेगी, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इसमें जो गलत करेगा वो गलत यहीं भरेगा। क्योंकि अभी हमें 9 साल हुए हैं सत्ता में आए। निदा जी, आपने देखा है 9 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम, 370 किसने लगाई थी? 370 के लिए कौन लड़ा था? आज
ये वही लोग हैं जो 370 के लिए भी कहते थे अब खून की यही नदियां दिक्कत बह है सर, जाएंगी। अगर मुद्दों की बात करो, विकास की बात करो तो ये एकदम से वही धारा लोग हैं 370 का जिक्र जो- आ जाता है, जो पाकिस्तान का खून की जिक्र आ नदियां जाता बहाने है, की- राम मंदिर का जिक्र आ जाता है। हम अपना कोई भी काम क्यों नहीं गिना पाते? हम कोई भी काम क्यों नहीं गिना पाते? क्या हमारी पूरी एक बड़ी राजनीति दिलचस्प सिर्फ बात बोलूंगा जी। मैं। हाँ विपिन शर्मा जी, मैं चाहता हूँ शर्मा जी और लोहिया साहब इस बात को सुने मेरी। देखिए, मैं बतौर पत्रकार जाया करता था अलग अलग नेताओं से, उनसे मिलता था, उनसे जानता था कि क्या नई पहल क्या हुई है उनकी तरफ से और क्या कमी पेशियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या आगे का रोड मैप है। तो यहाँ पर मैं दिल्ली की स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के पास गया तो एक बहुत अच्छी बात जिससे बहुत प्रेरणा मिलती है और जिनको मैं कई चर्चाओं में मैंने इस बात का जिक्र करा है कि वो उन्होंने बोला कि किसी एक मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और द बक स्टॉप्स हियर एट माय ऑफिस। कितनी अच्छी बात है। ऐसे नेताओं की अपेक्षा है कि जो जिम्मेदारी ले विफलता के लिए, ये नहीं कि पल्ला झाड़ दे। बक मस्ट स्टॉप समवेयर। बहुत आसान होता है बोलना कि ये दूसरे की गलती थी, दूसरे की लापरवाही थी। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना। जाहिर सी बात है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपने कोई गिरबान में जवाबदेही झांकना बने, उतना ही मुश्किल है। जवाबदेही बनेगी जिस दिन आप जिम्मेदारी लेंगे तो वहां पर सही मायने में एक नई सुबह होगी और हम वाकई में जो चंद्रमोहन शर्मा जो के बैठे हैं नए भारत का, तब वो मुकम्मल होगा। बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा जी, मैंने आज पूरा दिन सोशल मीडिया देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, जब से आया लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार से प्रशासन नहीं चल रहा है, उनका एक बाल खत्म हो गया है। क्या वाकई में ऐसा है कि अब अपराधियों में प्रशासन का भी कोई भय नहीं रहा? जैसे जो अभी एसपी साहब कह रहे हैं कि कुछ अपराधी थे, आए, उन्होंने गोली चलाई और चले गए। इतना आसान है कि पुलिस की मौजूदगी में आकर के किसी को भी मार कर चले जाना? देखिए, बिल्कुल गलत। आज भी बिहार के अंदर उसी तरह से शासन है जैसे पहले था। कुछ एक चीजों की राजनीति के अंदर जरूरत होती है जो आज राजनीति के अंदर जिस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की बढ़ती ताकत से भाजपा परेशान है, जिसके कारण इस तरह के इश्यूओं को पैदा करा जा रहा है और उन स्टेटों में पैदा करा जा रहा है जहां विपक्षी सरकार है। मैं अपने भाजपा मित्र की तो ऐसे में तो आप लोगों को और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। अगर कहीं ऐसे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं ऐसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको तो उन्हें और ज्यादा सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। बिल्कुल, हम उस पर बिल्कुल अवगत है। हमारे मुख्यमंत्री उस चीज के ऊपर विधि ने मेरे ख्याल वीक इस चीज का रिजल्ट भी मिलेगा और जो इस घटनाक्रम में शामिल है उसको सजा भी मिलेगी। विषय पे मैं आ रहा हूँ वापस। आपके टर्नओवर और हमारे टर्नओवर में 70 साल में क्या फर्क है मित्र, सुन लीजिए। 70 साल के अंदर अगर निर्भया कांड होता है तो कोर्ट की स्पेशल एविडेंस बनाकर सजा दिलवा दी जाती है। मणिपुर की तरह चुप्पी नहीं साधी जाती। देश की जनता ने 70 साल के अगर कामों को नकारने के बाद सत्ता आपके पास दी थी, जिसकी चुप्पी के लिए आप मनमोहन सिंह जी को कहते थे कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ने भी निर्भया कांड के ऊपर देश में संवेदना दी थी और देश की संवेदना के अंदर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एविडेंस कराता और माफी मांगी थी। वो कर्तव्य देश के प्रधानमंत्री का कहाँ है? जवाब दीजिए। दूसरा, आप युवराज क्वेश्चन बहुत जल्दी वक्त की कमी, छोटा सा, देश का युवराज नहीं देश का नेता है, समाज सेवक है राहुल गांधी। वो गए मणिपुर, जाके मिले लोगों से। जब प्रेस मीडिया उनके सामने आई और पूछा तो उन्होंने बोला मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं लोगों के साथ मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया था। ऐसा नेता होता है, ऐसा नेता चाहिए देश को। ठीक है, जल्दी से फाइनल एक कमेंट तीनों मेहमानों से मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। शायद प्रोफेसर सुबोध मेहता जी हमारे साथ अब इस वक्त नहीं है। जेपी लोहिया जी, जल्दी से फाइनल एक कमेंट आप दीजिएगा जल्दी से। बीजेपी को हमवर करने की सलाह दी जा रही है, क्या वाकई में जरूरत है या फिर कटिहार में जो उबाल हुआ है, फायरिंग पर सवाल है, तो ऐसे में साजिश या लापरवाही? बीजेपी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं निदा जी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की जनता के साथ खड़ी है। विपक्ष क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, विपक्ष तो सेना से सबूत भी मांगता है, विपक्ष तो 370 हटाने पे खून की नदियां भी बहाता है। तो विपक्ष क्या कहता है हमें विपक्ष पे नहीं जाना है, हमें अपने भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता की हमें सेवा करनी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो ये घटना हुई है, और निदा जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी निर्भया का मेरे भाई ने जिक्र किया, जल्दी मैं परसों की बात बता रहा हूं, मैं स्वयं बिहार होके आया हूं। परसों घटना 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको जान से मार दिया जाता है। निदा जी आपके भी संज्ञान में होगा, हर राज्य से आके जब सुबह आते हैं ना, बहुत अच्छे मूड के साथ आते हैं, लेकिन आते ही हमारी दूसरी हेडलाइंस यही होती है, इस दोषी यही होती है, इस दोषी को फांसी पे लटका जाए, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है,
चंद्रमोहन शर्मा जी जल्दी से विजेंद्र यादव हैं, बिजली मंत्री हैं बिहार सरकार के, कहते हैं कि बदमाशी करेंगे तो लाठी खाएंगे, गोली भी खाएंगे। बहुत कटिहार के जो भी मुझे जल्द से जल्द सजा मिलेगी और उसकी फास्ट ट्रैक के हिसाब से सजा मुकर्रर भी करी जाएगी और बहुत जल्दी इस पे एक्शन भी होगा। जैसा हमारी हर स्टेट के ऊपर इसका रिजल्ट दिया गया, चाहे वो राजस्थान हो, उसी के उदाहरण के ऊपर बिहार भी। विपिन शर्मा जी जल्दी से लास्ट कमेंट। देखिए, अंत में यही बोलना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री जिनका पूरा देश सम्मान करता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, और ये कड़वा सच है, हकीकत है, क्योंकि यही कारण है जिसके कारण राजनीतिक दल जो एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, सत्ता पे काबिज होने के लिए वहां हाथ मिला लेते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली, आज कांग्रेस पर एक साथ खड़े हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए भाजपा एनसीपी के साथ। तो ये सारी बातें हैं कि यहाँ पर विचारधारा सब आप उसको किनारा कर देते हैं, सत्ता पे काबिज। और क्योंकि निर्भय की बात हुई, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, कोई सुधार नहीं हुआ और महज कैंडल लाइट मार्च निकालने से काम नहीं बनने वाला। जब तक नई सुबह का आगाज तब होगा, नई नजीर पेश तब होगी जब स्पेशल सेल बनेगा, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का है या एंटी टेरर स्क्वाड बना हुआ है स्पेशल सेल, एक स्पेशल सेल महिलाओं के लिए, ताकि जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, ये जो मैंने अभी तक जितने भी केसेस की देखा है, पढ़ा है, या भी हाल फिलहाल की मैं बात करूं, आपको सबको याद होगा किस तरीके से एयर होस्टेस गीतिका शर्मा हो या फिर बिल्किस बानो हो, या फिर कितने भी ऐसे केसेस आप उठा के देख लीजिए, जब जिनके ऊपर आरोप लगते हैं ना बलात्कार के या महिलाओं के यौन शोषण के, जब उन्हें खुले समाज में ऐसे छोड़ दिया जाता है ना सर, तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमें यह एहसास होता है कि महिलाओं के लिए जो इंसाफ मांगा जाता है, अब इंसाफ सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गया सर, मिलता नहीं है। बेशक मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन आज की हकीकत यही है, क्योंकि जितने सम्मान के साथ उन लोगों को छोड़ा जाता है, जश्न मनता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, वो वाकई में हमें अफसोस करती है और सोचने पे भी मजबूर करती है कि आखिर आज हम अपनी आवाज उठाएं तो कहां उठाएं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, जेपी लोहिया जी। दरअसल बिहार में जिस तरीके से कटिहार में गोलीकांड हुआ है और 2 लोगों की मौत हुई है, ये किसी की साजिश है या फिर लापरवाही है? लापरवाही है तो बहुत बड़ी लापरवाही है, बिहार सरकार इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।